बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे और उसमें हम आज ये टॉपिक देखेंगे, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक का मतलब ये है कि आज हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा जाता है तो। ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवा रहे हैं और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जितनी फोर्स एक्ट होगी आज हमने उसको कैलकुलेट करना है, उसकी अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये इस टॉपिक का पर्पज़ है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। आपकी बुक में 14.8 नंबर फिगर है, ठीक है, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी डायग्राम बना देता हूँ और फिर इस डायग्राम बनाने के बाद हम बारी बारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये लेट्स सपोज ये मैंने एक कंडक्टर का छोटा सा पैच बनाया, ठीक है, छोटा सा एक पीस है जो कि कंडक्टर है, कोई वायर है या कोई भी रॉड है जिसकी हमने डायग्राम ये भी बनाई है। और इसकी लेंथ को हम लेबल यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो L है और जो ये वाला इसका एरिया है ये A है और इस तरह से कंडक्टर में से करंट जो है वो फ़्लो कर रही है। ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से फ़्लो कर रही है, लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसमें का एरिया जो है इस साइड का ये वाला, ये इसका एरिया ए है। अब हम यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल बना लेते हैं। एक ये चार्ज पार्टिकल है, वैसे तो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस वगैरह जो फ्री पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। लेकिन हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दो चार्ज पार्टिकल डिस्कस करेंगे, दो कर लेते हैं या तीन कर लेते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली नीचे से ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब चार्ज पार्टिकल का जो ये वाला वेक्टर है इसको हमने ये बी का है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमने करंट को कहा हुआ लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो करंट के इक्वल होता है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो वो हम कहते हैं करंट है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में, डेट मीन्स कि वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो इस डायरेक्शन में है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो जी वेक्टर, यूनिट वेक्टर के मतलब इस तरह इक्वल होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन बी, वी और बी के परपेंडिकुलर अगर हम इस तरह से प्लेन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो फोर्स जो है एफ वो इसके इक्वल होगी। अब ये कि चार्ज पार्टिकल के हमने तीनों चीज़ें बना ली हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हमने डायरेक्शन बना ली, ये इसकी वेलोसिटी बना ली और ये इसकी फोर्स बना ली। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर अप्लाई इसको की है इस कंडक्टर को। और फिर हम देखेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स की अमाउंट है वो कितनी लगती है, वो आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो हम बारी बारी कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे। अगर इसका ये वाला जो एरिया है वो ए है, ठीक है, और ये वाली इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो अब हम यहाँ पे बारी बारी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो एरिया है वो ए के इक्वल है, जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, वो एल के इक्वल है, और वॉल्यूम फिर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, ए और एल। अब वॉल्यूम का ये मतलब है कि अगर लेट सपोज ये हमारे पास एक क्यूब है, अब मैं सिर्फ आपको ये बताने लगा हूँ कि वॉल्यूम को और एरिया को एरिया को और लेंथ को मिला के हमने वॉल्यूम की डायमेंशन किस तरह से लिखी है, सिर्फ ये चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे ये हम एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। अब इस क्यूब में से ये देखते हैं कि ये उस क्यूब की जो हाइट है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। अब हम इसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल लिखते हैं, वॉल्यूम जो है क्यूब का उसको हम कैपिटल वी लिखते हैं और उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो मीटर क्यूब होती हैं, क्योंकि इस साइड वाली जो ये हाइट है इसकी डायमेंशन भी जो है वो लेंथ है, इसकी भी जो साइड है वो लेंथ एल है और इसकी जो ये वाली साइड है ये भी एल है और इसको हम मीटर क्यूब लिखते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये वाली जो सामने वाली जो फेस है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एल क्रॉस, अब वॉल्यूम को हम कैपिटल भी लिखते हैं, इसको बेसिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हम किस तरह से लिखते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसकी लेंथ भी ये वाली है, विड्थ भी इक्वल है और जो उसकी हाइट है वो भी इक्वल है,
तो इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, और एल इसकी ये वाली लेंथ और विड्थ ये किसके इक्वल है, ये एरिया के इक्वल है, और मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो लेंथ है या ये वाली कर लें, ये वाली जो लेंथ है इसकी ये एल है। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो ए और एल के इक्वल है। ठीक है, तो इसी निस्बत से हमने ये भी लिखा है जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, ए एल। अब वॉल्यूम की जो डायमेंशंस हैं अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपके पास इस जो फार्मूला है ये वाला, इसकी डायमेंशंस जो हैं वो मीटर क्यूब में ही आएंगी। तो इसलिए हमने कहा कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो मीटर क्यूब के इक्वल आती हैं और जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर होता है ए और एल के। तो वॉल्यूम इसका ए एल के इक्वल है चार्ज उसका कंडक्टर का। और अगर हम ये बात करें उसकी स्पीड की, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं v। ठीक है जी। और अगर हम ये देखें कि ये टाइम कितना लेते हैं इस साइड से लेफ़्ट साइड से राइट साइड में पहुंचने तक, तो वो टाइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा टी। ठीक है, स्मॉल चेंज इन टाइम, तो वो डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। और वो टाइम किसके इक्वल है, जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़ी सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई है, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, एस इज़ इक्वल टू वी टी। ठीक है, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम अगर कैलकुलेट करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, एस डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, टाइम जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा एस डिवाइडेड बाई वी के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो s है वो डिस्टेंस है और v जो है वो वेलोसिटी। और डिस्टेंस कौन सा है, इस केस में हम डिस्टेंस लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव किया। ठीक है, मतलब यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव किया, और उसकी जो लेंथ है या जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो s के इक्वल है। तो इसलिए हम जो टाइम है डेल्टा टी उसको किसके इक्वल लिखेंगे, s डिवाइडेड बाय v के। ठीक है जी, ये हमारे पास टाइम भी आ गया और हमारे पास जो स्पीड है वो भी हमने लिख ली कि वो लेट सपोज वो v के इक्वल है। सिर्फ हमने एक जनरलाइज एक्सप्रेशन इसका देना है कि कोई भी सिंबल लिख दें कि v है या कोई और आपको पसंद है सिंबल तो वो लिख ले, लेकिन हम बुक के अकॉर्डिंग हम इसका सिंबल v ही लिखेंगे कि जो वेलोसिटी है उसके इलेक्ट्रॉन्स की वो v है। हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं कर रहे, सिर्फ हम इस सिंबल इसका लिख रहे हैं। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं, चार्जेस स्टेट एट द राइट साइड। अच्छा, अब एक नंबर हम डिफ़ाइन करते हैं स्मॉल n, ये किसके इक्वल है, ये आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये इसके इक्वल है चार्ज, यहाँ पे पहले हम चलें ये लिख लेते हैं चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है इस टॉपिक के अंदर समझने के लिए। जो स्मॉल एन है वो क्या चीज़ है, ये वाला, ये स्मॉल एन इज इक्वल टू चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर चार्ज कैरियर कितने हैं। चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब चार्ज को लेके जाने वाले, कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। और कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या सिंपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जो चार्ज कैरियर है वो देखते हैं वो किसके इक्वल है, चार्ज कैरियर इज़ इक्वल टू, मतलब कंडक्टर के अंदर तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके ऊपर हर एक के ऊपर जो है वो चार्ज क्यू है। तो अब चार्ज कैरियर किसके इक्वल होंगे, एन, और साथ आ जाएगा ए और एल। अच्छा, अब ये एन इज़ इक्वल चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस हैं। ठीक है, एक यूनिट अब कोई भी हो सकता है, कोई 1 इंच हो सकता है, स्क्वायर इंच हो सकता है, क्यूबिक इंच हो सकता है। ठीक है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज कैरियर हैं, वो 10,000 हैं, 1 लाख हैं, 1 करोड़ हैं। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम आपने एक यूनिट ही लेना है। इसका ये मतलब है चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या चीज़ शो कर रहा है, स्मॉल एन। अच्छा, अब जो ये फैक्टर हमने लिखा है एन ए एल, अब ये सारे का सारा फैक्टर जो है ये नंबर के इक्वल है, ये किसी भी डायमेंशन को शो नहीं करता। अगर आप इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो आप ये देखना चाहें, अगर आपको नहीं पता कि ये फार्मूला किस चीज़ को शो करता है, तो सबसे बेहतरीन जो इसका हल होता है वो होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू पता करवा लें कि जो ये फार्मूला है ये किस चीज़ को शो कर रहा है या इसकी जो डायमेंशंस हैं वो किसके इक्वल हैं। तो न्यूमेरिकल जो एनालिसिस है वो सबसे बेहतरीन जो है वो सोल्यूशन होता है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू अगर हम इसको देखना चाहें कि ये एन ए एल क्या हमें शो कर रहा है, ये कोई नंबर है या किसी और चीज़ की डायमेंशन है या किस चीज़ की डायमेंशन है, वो भी हम देखते हैं।
तो एन हमने किसके इक्वल लिखा है, एन इज़ इक्वल टू NaL। अच्छा, एन हमने किसके लिखा है, चार्ज पर यूनिट, चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये चार्ज कैरियर जो है ये 10,000 हो सकते हैं, मतलब ये कोई नंबर है चार्ज कैरियर, ठीक है। ये हम मैं कैपिटल एन लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय चार्ज कैरियर, ठीक है। अब ये स्मॉल एन किसके इक्वल है, चार्ज कैरियर जो कि कैपिटल एन है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए और एल। इसकी डायमेंशन क्या है, ये भी वॉल्यूम के इक्वल है। ये हमने ए और एल किसके इक्वल लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम के इक्वल लिखा हुआ है। तो ए और एल किसके इक्वल है, वॉल्यूम के। वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ आपके पास एन रह जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये वाला फैक्टर है NaL, जो ये वाला फैक्टर है ये सिर्फ आपको बता रहा है कि नंबर बता रहा है, सिर्फ नंबर कितने हैं, ठीक है। नंबर का मतलब है कि जो चार्ज कैरियर या जो इलेक्ट्रॉन्स करंट को लेके जा रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, वो 1000 हैं, 1,00,000 हैं, 1 करोड़ हैं, वो उनकी तादाद सिर्फ बता रहा है NaL, ये और कुछ भी नहीं आपको बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ एक नंबर है NaL। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू NaL। अच्छा, अब हम जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगला जो स्टेप है वो ये है कि अब हमने करंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो जो करंट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, करंट का जो वैसे फार्मूला होता है I इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। करंट जो है वो इसके इक्वल होती है। तो अब हमारे पास जो डेल्टा टी की वैल्यू तो ये मौजूद है, ठीक है। डेल्टा टी की तो ये अमाउंट हमने कैलकुलेट की हुई है, डेल्टा टी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी। अब डेल्टा क्यू की अमाउंट कैलकुलेट करने वाली रह गई है, डेल्टा क्यू की अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा क्यू जो है ये टोटल चार्ज है उस कंडक्टर के ऊपर। तो ये जो है NaL, ये तो हमारे पास आ गया नंबर NaL, और साथ हम इसको अगर स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज है पूरे कंडक्टर के ऊपर ये उसकी अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है। आप इसका फिजिकल मीनिंग अगर जानना चाहें कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है तो इसका सिर्फ ये मतलब बनता है कि जो NaL ये तो आपको नंबर बता रहा है, वो नंबर 1 है, 20 है, 1 करोड़ है या 10 करोड़ है, और जो Q है ये चार्ज की अमाउंट है। मिसाल के तौर पर 10 चार्ज कैरियर जो है वो करंट को लेके जा रहे हैं और हर एक चार्ज कैरियर के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो Q के इक्वल है, ठीक है। तो टोटल चार्ज आपके पास कितना हो जाएगा, 10 कूलम। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल को फिर से समझ लीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, NaL क्या बता रहा है, सिर्फ नंबर, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स थे NaL, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन है और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, Q। तो टोटल चार्ज जो कंडक्टर के ऊपर है वो कितना हो जाएगा, 10 कूलम, ठीक है। इसका सिर्फ ये मतलब है। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, हमारे पास टाइम T भी आ गई, इसको हम लिख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो जो ये वाली है ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पुट 1 एंड 2 इन 3। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को 3 के अंदर पुट करें तो I जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो डेल्टा क्यू है वो किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू की ये वाली अमाउंट है NaL क्यू, और जो डेल्टा टी है ये किसके बराबर है, S/V। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फार्मूला के अंदर, डेल्टा क्यू बराबर है NaL क्यू, और जो टाइम T है ये किसके बराबर है, L डिवाइडेड बाय S के, ठीक है। यहाँ से फिर हम देख लेते हैं S डिवाइडेड बाय V, S डिवाइडेड बाय V के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं, NaL क्यू मल्टीप्लाई बाय, ये V ऊपर चला जाएगा, V डिवाइडेड बाय S, ये हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा टाइम का। अच्छा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने S की वैल्यू पुट नहीं की थी, तो डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा, S डिवाइडेड बाय V। वैसे तो फॉर्मूला ये है, लेकिन S को हमने कहा हुआ था ये जो डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन कवर करेगा वो डिस्टेंस किसके बराबर है, कंडक्टर की लेंथ के। तो यहाँ पे डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय V के। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, L डिवाइडेड बाय, ये S डिवाइडेड बाय V है, और S की जगह पे सिर्फ हम डायरेक्ट यहाँ पे L ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम S की जगह पे L पुट कर लेते हैं, तो ये वाला L इस L से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, NaQ और साथ V आ जाएगा, ये हमारे पास करंट की अमाउंट आ जाएगी,
जो उस कंडक्टर में से फ़्लो कर रही है, ठीक है। ये करंट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगला जो हमारा टास्क है वो हमने ये कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है। हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। द फोर्स ऑन द सेगमेंट एल ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज़ गिवन एज, ये हमारे पास अब फोर्स है, फोर्स ऑन द कंडक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगी, आई एल मल्टीप्लाई बाय या क्रॉस बी, और एल और बी ये दो जो हैं ये कंडक्टर जो वेक्टर हैं। तो अब अगर एक कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है ये उसकी अमाउंट है, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, करंट चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होती है या लेंथ वेक्टर चाहिए होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट चाहिए होती है। अगर ये तीनों चीज़ें हमें मालूम है तो हम फोर्स एक कंडक्टर के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसको हम कैलकुलेट आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये फैक्टर जो है वो मौजूद हैं, आई एफ एल इज़ इक्वल फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। ये एल जो है वो ये शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो कंडक्टर के ऊपर लग रही है जिसकी लेंथ एल है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, आई एल क्रॉस बी। आई की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, एन ए क्यू वी, और यहाँ पे एल क्रॉस और बी, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये दो वेक्टर हैं इसलिए इनके ऊपर हमने एरो लगाया हुआ है। यहाँ बेहतर यही है कि ये जो वेक्टर हैं इसको हम बोल्ड कर लें ताकि ये आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ये एल क्रॉस बी, तो यहाँ पे ये हम इस फार्मूले को लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि जो भी कंडक्टर होता है, ये जो वेक्टर होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। लेट्स सपोज ये कोई हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये किसके इक्वल है, डायरेक्शन के, और ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वेक्टर ए जो है ये किसके बराबर होता है, कोई भी वेक्टर है उसको हम किस तरह से मैथमेटिकली लिखते हैं, ये उसका यूनिट वेक्टर है और जो उसकी डायरेक्शन बताएगा, और ये उसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है, और वेक्टर है किसकी, ठीक है, ये वेक्टर ए जो है वो इसके बराबर होता है। अब अगर हम इसकी बात करें, जो लेंथ एल है ये वाली, ये जो लेंथ एल है ये किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये लेंथ वेक्टर है, ये लेंथ वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर और साथ इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो मार्ड होता है ये सिर्फ लिखने का एक तरीका होता है, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मार्ड के साथ और मार्ड के बगैर भी लिख सकते हैं। तो जो लेंथ वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर और साथ उसकी मैग्नीट्यूड के। अब यही जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आप पुट करें, पुट 5 इन 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 को आप इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी, और साथ एल जो वेक्टर है उसकी जगह पे आ जाएगा ये यूनिट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, जो ये एल इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में हम इस तरह से ये लिख लेते हैं क्रॉस, और साथ ये बी, ये इस तरह से, चूँकि एक वेक्टर है बी, और उसको हम बोल्ड करके ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अगर लेट सपोज ये कंडक्टर है, ये वाला, ये कंडक्टर है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसका जो लेंथ वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में ही है। अब एक बात ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसी भी जो वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा होता है और उसको कोई मतलब नहीं होता। अब अगर हम कहते हैं कि ये जो कंडक्टर है या ये जो रॉड है इसकी लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में है या इसकी लेंथ एल है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस तरह से, वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि इस कंडक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस समत में है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो अगर हम उसको वेक्टर ले रहे हैं तो उसका यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ही है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में लेंथ का यूनिट वेक्टर भी है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो हम v यूनिट वेक्टर को l यूनिट वेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6, हम लिख लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम ये लिखते हैं पुट इक्वेशन 6 इन, इसको हम कह लेते हैं, चलिए 5 प्राइम लिख लेते हैं, इन 5 प्राइम, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ये 5 प्राइम है, और इस इक्वेशन को हम इस तरह से अब हम लिखेंगे, एफ एल इज़ इक्वल टू एन ए
क्यू वी एल। अब ये जो एल यूनिट वेक्टर है इसकी जगह पे आप वी यूनिट वेक्टर जो है वो प्लेस करेंगे, क्रॉस और साथ ये यूनिट वेक्टर बी आ जाएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं, ये वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे, एन ए क्यू, ये एल जो है ये पहले आ जाएगा, बाकी ये वी और ये वी ये दोनों इस तरह से इकट्ठे हम लिख लेते हैं, क्रॉस और साथ ये वेक्टर आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन एक बन के आ गई है। इस इक्वेशन को मज़ीद हम आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं इस इक्वेशन को। इक्वेशन जो थी वो थी एफ एल इज़ इक्वल टू एन ए क्यू एल और वी यूनिट वेक्टर क्रॉस और साथ था मैग्नेटिक फील्ड ये बी वेक्टर। और यहाँ पे हम ये देखेंगे जिस तरह हमने लिखा था ना, जो वेक्टर ए है वो किसके बराबर होता है, ये वेक्टर ए हम लिखें तो ये मैग्नीट्यूड के और यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो इसी तरह अगर हम वेलोसिटी का वेक्टर लिखें तो वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और साथ उसका यूनिट वेक्टर। तो अब ये देखिए कि ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन रही है, ये वाली। ठीक है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है इन दोनों को मिला के हम वेलोसिटी का वेक्टर लिख सकते हैं। तो एफ एल, ये जो फोर्स है बाय द वे ये भी वेक्टर है। ठीक है, ये मैं वैसे इसको लिख नहीं रहा इस तरह से, यारो इसके ऊपर नहीं डाल रहा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि स्केलर है, ये है वेक्टर ही। तो क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें थी जिनको वेक्टर शो करना ज़रूरी था, मैं सिर्फ उनको कर रहा हूँ, एन ए क्यू एल। और ये जो दो चीज़ें हैं ये ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है उसकी वेक्टर की और ये डायरेक्शन है, और इसको हम मिला के इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में, और इसको हम बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं वी क्रॉस और साथ ये बी। तो ये हमारे पास फोर्स का एक फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, एफ एल इज़ इक्वल टू एन ए क्यू एल और साथ वी क्रॉस बी। ठीक है जी, ये फोर्स का हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कि पूरे के पूरे कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है, एन ए क्यू एल इंटू वी क्रॉस बी। अब ये जो फोर्स है यहाँ पे ये समझने की बात है, ये टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये किसके बराबर है, एफ एल इज़ इक्वल टू एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी। अब हम इसको दोबारा से इस तरह एरो से लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ सामने निकाल ली, इसको एक मुनफरद सा नाम दे देते हैं जिसको हम इक्वेशन नंबर ए लिखते हैं। अच्छा, अब ये फोर्स जो है ये टोटल चार्ज कैरियर के ऊपर लग रही है। ठीक है, अगर उस कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या उस कंडक्टर में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इन सब के ऊपर जो फोर्स लगेगी, कंबाइंड इफेक्ट होगा, वो इसके बराबर होगा। अब हम चाहते हैं कि फोर्स कैलकुलेट करें सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल के लिए, या वो खा एक इलेक्ट्रॉन हो या एक प्रोटॉन हो या कोई भी एक चार्ज कैरियर है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल के लिए हम जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे उसकी अमाउंट हम बेसिकली निकालना चाहते हैं, तो वो किसके इक्वल होगी। सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं। अब ये अज्यूम कर लें कि आपके पास 10 जो हैं वो एग्स हैं, उनकी प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, 10 अंडे हैं, उनकी प्राइस जो है वो 100 रुपये है। तो अब आप निकालना चाहते हैं प्राइस ऑफ 1 एग, तो क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 10 रुपीज़ आ जाएगी 1 एग की प्राइस। इस फार्मूले से हमने क्या सीखा है कि हम किस तरह से ये इसको कैलकुलेट करेंगे। इस यहाँ से हम हमारे लिए सीखने की चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें इस फार्मूले के अंदर ये 10 एग्स हैं जिनकी प्राइस है 100 रुपीज़। अगर हम 1 एग की प्राइस कैलकुलेट करें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल प्राइस। हमारे पास जो फार्मूला बनेगा टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्स, और वो किसके इक्वल आ रहे हैं। अगर हम इस फार्मूले को सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, ये टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्स, एग्जैक्टली हमारे पास यही जो चीज़ है वो यहाँ पे अप्लाई होगी। हमारे पास फोर्स है टोटल चार्ज कैरियर के ऊपर, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी ये अमाउंट है। तो एक जो चार्ज पार्टिकल है उसकी अमाउंट क्या होगी, यहाँ पे हम ये लिखते हैं फोर्स ऑन 1 चार्ज। ठीक है, ये 1 चार्ज कैरियर।
तो अब यहाँ पे टोटल फोर्स की टोटल कितनी अमाउंट है फोर्स की, NaQL, साथ ही क्या आ जाएगा V×B डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या आएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को हमने किस तरह से लिखा हुआ था, अगर हम पीछे वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें तो जो नंबर मैंने आपको बताया था NaV, मतलब हम इस फॉर्म के अंदर टोटल जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको लिखेंगे, क्योंकि ये भी इसकी डायमेंशंस मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई हैं। जो ये 3 फैक्टर आ रहे हैं NaV, अगर हम इसकी डायमेंशंस को सॉल्व करें तो हमारे पास नंबर्स आते हैं, ठीक है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, टोटल चार्ज कैरियर आते हैं। तो इसलिए हमने लिखा कि टोटल चार्ज कैरियर की जगह पे ये हमने चीज़ लिखी है। तो फोर्स ऑन वन चार्ज इज इक्वल टू NaQV V×B डिवाइडेड बाय NaV। यहाँ पे ये कैंसिल होने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, यहाँ पे एक n कैंसिल हो जाएगा, एक n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और बाकी एरिया भी कैंसिल होता है। इसके अलावा यहाँ पे सॉरी v की जगह पे l आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये जो v हमने लिखा था उसकी जगह पे l है। एरिया और लेंथ इन इसकी डायमेंशन वॉल्यूम की इक्वल होती हैं। अब ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, l जो है इसके कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा वो क्या बचेगा, q, साथ v बच जाएगा और साथ ये b बच जाएगा, और ये फोर्स है, फोर्स ऑफ वन चार्ज पार्टिकल। अब हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी उसकी कितनी अमाउंट है, F इज़ इक्वल Q इंटू V×B। इसको हम जनरली इस तरह से लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू Q इंटू ये V× और B। ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया है, फोर्स ऑफ वन चार्ज पार्टिकल या वन चार्ज कैरियर। ये हमारे पास उसकी अमाउंट आ गई है, F इज़ इक्वल टू Q इंटू V×B। अब अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल सिर्फ जो ये इक्वेशन है, इसको अब हम इक्वेशन नंबर बी लिख लेते हैं। ये है इक्वेशन नंबर बी। अब अगर आपके पास सिर्फ चार्ज पार्टिकल की पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो सिर्फ यहाँ पे क्यू के साथ सिंबल का फ़र्क आएगा, बाकी तो सारा एक्सप्रेशन जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए फ़ोर्स कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज के साथ नेगेटिव सिंबल लगता है, ठीक है, माइनस में उसका चार्ज होता है -q, साथ क्या आ जाएगा V× और B। यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखें फॉर प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के लिए क्या होगा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और साथ ही Q आ जाएगा V×B। ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ आखिरी जो चीज़ रह गई है वो है इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना, कि हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, और इसकी डायरेक्शन किस तरह से फाइंड हम करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड रूल। यहाँ पे हम इसका राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपने जो फिंगर्स हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन करें, थंब को करंट की डायरेक्शन में लाइन करें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो थंब होगा ये आपने करंट की डायरेक्शन में या वेलोसिटी की डायरेक्शन में अलाइन करना है अपना अंगूठा, और जो फिंगर्स होंगी उनको आपने अलाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपको जो पाम होगी, जो हथेली होगी, वो आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो हथेली है वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रही होगी। तो इसी तरह से अब आप किसी भी डायग्राम है उस डायग्राम से आप आसानी के साथ ही उसकी फोर्स निकाल सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने थंब को अलाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और जो फिंगर्स हैं उनको आप अलाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हथेली की डायरेक्शन होगी ना पाम की, ठीक है, ये एग्जैक्ट इसी तरह से आपने कैलकुलेट करना है। ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी ना हथेली की परपेंडिकुलर, वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बता रही होगी। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की जो डायरेक्शन है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए। तो ये आपका आज का टॉपिक था, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।